May I come in, sir? प्लीज़ कम आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you, sir. आप चाहें तो मास्क उतार सकते हैं अगर कोई दिक्कत। सिद्धार्थ, बताइए अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार मीना है। मैं राजस्थान राज्य के करौली ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव में हुई और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के महाराजा कॉलेज से बीएससी की। और 2017 में मेरा सीएपीएफ में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2018 में मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मुझे इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस अलोकेट हुई। और अभी मैं हाल ही में दार्जिलिंग में जलापहाड़ी और लवोंग कैंटोनमेंट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ सर। तो अब आपका गोल क्या है? यहाँ से रैंकिंग, जाहिर सी बात है रैंकिंग इम्प्रूव करनी है और आप आईएएस या आईपीएस में आना चाहते हैं। क्या आपका गोल क्या है? सर अल्टीमेट तो गोल यही है कि बड़े पैमाने पर या फिर संभवतः विभिन्न विभिन्न डायमेंशंस पे काम करने का मौका मिले, और वो अगर आईएएस में आईपीएस में मिलता है तो वो बेटर है। ओके। तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट, मैंने आपने इसमें पढ़ाई की है और ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है। ओके। अभी रिसेंटली 2 साल पहले केरला में बाढ़ आया, बहुत डिवास्टेटिंग बाढ़ आया। और जब वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ा गया तो उसमें देखा गया कि जो भी जियोलॉजिस्ट लोग थे और ज्योग्राफर जो थे, उन्होंने हंगरी रिवर का इस्तेमाल किया वर्ड एक, हंगरी रिवर। तो हंगरी रिवर किस प्रकार के रिवर को हंगरी रिवर कहा जाता है? सॉरी सर, इस संदर्भ में मुझे संज्ञान नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। हीट डोम बहुत चर्चा में है अभी, क्या होता है ये? सर हीट डोम एक ऐसी दशा है जब किसी विशेष संकेंद्रित क्षेत्र में हीट या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर, और वो उससे एग्जिट नहीं कर पाता, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है सर। अभी कहाँ इस प्रकार का देखा जा रहा है अभी हीट डोम? सर अभी हाल ही में कनाडा में और यूएसए में। ओके सर, प्लीज़। आप डिफेंस स्टेट सर्विस से हैं। भारत में 2 मंत्रालय जो ज़मीन कब्जा करके बैठा हुआ है, कब्जा मैंने थोड़ा सा रफ टर्म यूज़ किया, रेलवे एंड डिफेंस। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस लैंड यूज़ में एक मेजर चेंज लाया है, तो क्या चेंज है ब्रीफ में बता सकते हैं? सर डिफेंस लैंड यूज में चेंजेस इस प्रकार से आए हैं कि डिफेंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लैंड का हो सके। जैसे कि कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं सुमित बॉस कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार। जैसे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस लैंड है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, उनके लिए उस प्रोसीजर को तीव्र किया जाए और टाइम बाउंड किया जाए। सेकंड ये कि डिफेंस के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो ग्राउंड इक्विपमेंट है, उनको अदर यूज भी कर सकें, लाइक सिविलियन और अदर मिनिस्ट्री के लिए अगर यूज उनका ग्राउंड यूज़ करना है तो ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इसके अलावा सर डिफेंस लैंड का ट्रांसफ़र का जो स्पेशली जो प्रोसीजर है, उसको थोड़ा फास्ट और तीव्र करना है सर। इधर डिफेंस में काफ़ी पॉलिसी लेवल पे रिफॉर्म हुई, 3-4 कमेटी थी। तो एक कमेटी थी सिकातकर कमेटी। सिकातकर कमेटी के रिफॉर्म के मेन रिकमेंडेशन? सर उनका एक रिकमेंडेशन सबसे मैंने टीथ टू टेल रेशियो उसको बनाए, उसको कम रखना है ताकि जो हमारी मिलिट्री और कोर फंक्शंस करे केवल, न कि अलाइड एक्टिविटीज़ करे। उसके अलावा डिफेंस लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, सेकंड रिकमेंडेशन। सर इसके अलावा सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए उनके क्या क्या कुछ सुझाव थे जो लागू भी हुए? माफ़ी चाहता हूँ सर, इस संदर्भ में सर मुझे इनकी मुझे पता नहीं है सर अभी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ डिफेंस खरीदारी, चूँकि आप डिफेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, डिफेंस का जो इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता, फाइनल डील होती है, उसमें लंबा पीरियड होता है। उसको कम करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई है या बनी है, और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन अगर आइडिया हो तो? जी सर, इस संदर्भ में सुमित बॉस कमेटी बनी थी सर, जिसने लगभग 31 एक ग्रुप की रिकमेंडेशन दिया, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाना ज़्यादा प्रायोरिटी में है। उसमें एक प्रोसीजर के लिए ही था, स्पेसिफिकली प्रोसीजर को इजीनेस बनाना है, जैसे कि सुमित बोस कमेटी, ठीक है। अच्छा, और प्रीतम सिंह एंड ये जो विवेक राय कमेटी थी, कुछ आइडिया है इनका? सॉरी सर, इस संदर्भ में मुझे आइडिया नहीं है सर। डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही, डीपीओ, नहीं आइडिया। अच्छा, रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए धीरेन्द्र सिंह कमेटी बनी थी। धीरेन्द्र सिंह कमेटी के मुख्य पॉइंट पे आ जाइए डायरेक्ट, 2-3 मेन पॉइंट बताइए। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कौन सा मॉडल था, क्या था? आई थिंक सर उन्होंने स्ट्रेटेजिक मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल का सुझाव दिया था सर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मॉडल, ठीक है। ये है क्या?
एक्चुअली सर कुछ ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट भी करे और भारत सरकार के पास उसका ओनरशिप या फिर मेजर स्टेक होल्डर उनके पास रहें और हमारे पास इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर साथ में हो जाए सर। तो ओनरशिप भारत सरकार के पास रहेगी कि ओनरशिप तो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगी? नहीं सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में सर ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जाएगा सर। एट द एंड ओनरशिप भारत सरकार के पास रिजर्व रहेगा सर। अच्छा, प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में एजेंट्स अलाउड किए जा रहे हैं? एजेंट एज ए प्राइवेट थर्ड पार्टी या फिर प्राइवेट मेंबर सर समय के साथ इंक्लूड किए जा रहे हैं सर। सिद्धार्थ, आपने दिखा है वाचिंग बॉलीवुड मूवीज और प्लेइंग क्रिकेट अपनी हॉबीज में। रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है आपने? सर रिसेंटली मैंने सर थप्पड़, गुंजन सक्सेना, कागज़, उसके अलावा अभी मिमी कुछ मूवी देखी। इन तीनों में सबसे आपके करीब कौन सी है? सर जो इनमें मुझे अगर मुझे किसी एक को चुनना सबसे बेहतर लगी तो मैं गुंजन सक्सेना को चुनूँगा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिफेंस में काम कर रहे हैं तो इसलिए, भाई डिफेंस से रिलेटेड एयरफोर्स पायलट की कहानी है कारगिल युद्ध के समय की, उसको पिक्चराइज किया गया है तो आप उसको चूज़ कर रहे हो? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मुझे थप्पड़ मूवी उसके बराबर लगी है सर और अच्छी लगी है। स्टोरी क्या है? अच्छा ये बताइए कि थप्पड़ और गुंजन सक्सेना दोनों की अगर स्टोरी का हम कंपैरिजन करें तो किसकी स्टोरी ज़्यादा सोसाइटी के लिए, मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, टीच देने के लिए, लर्न देने के लिए, शिक्षा देने के लिए? सर दोनों ही मूवी समाज को शिक्षा देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और थप्पड़ मूवी जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के प्रतिकार के रूप में है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस को उसकी जो मेंटेलिटी है उसको ही रिमूव करना है और महिला उसको सहना भी नहीं चाहिए। और जो गुंजन सक्सेना मूवी है वो समाज में एक ऐसे कॉम्बैक्ट रूल में एक सक्रिय लड़ाई के रूप में महिला की भागीदारी को दिखाने की कोशिश करती है जो कि अभी तक नहीं हो पाया या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसमें एक चर्चा का विषय चल रहा है अभी। तो सर दोनों ही समाज में महिलाओं को समानता, महिलाओं को उनकी संघर्ष या उनकी क्षमता को मनवाने का या उनको एक प्रकार से स्वीकार करने का एक प्रकार का माध्यम है सर दोनों। अभी आपने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कहा कि थप्पड़ डोमेस्टिक वायलेंस पे बेस्ड है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया हुआ है, उसके बावजूद हमारे समाज में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कमी कहाँ हो रही है? अभी आप हमेशा सुनिएगा अड़ोस पड़ोस में रिपोर्ट्स भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस होने के बावजूद, एक्ट होने के बावजूद कमी नहीं आ रही है। और दूसरा एक और इसका नेगेटिव पॉइंट ये आता है, इस एक्ट का मिसयूज़ भी किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक्ट बना देने से डोमेस्टिक वायलेंस रुक जाएगा? सर मात्र एक्ट बनाने से डोमेस्टिक वायलेंस या फिर ऐसी कोई जो सामाजिक सोच है उसको रोक पाना पूर्णतः संभव नहीं है जब तक कि सामाजिक बदलाव और मन में परिवर्तन ना आए तब तक। और मुझे लगता है डोमेस्टिक वायलेंस आने के बाद ज़रूर इसमें कुछ लोगों की सोच में कुछ हद तक परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसको पूर्णतः कर पाना संभव नहीं है सर। जैसे कि सती प्रथा के समय पे हुआ था, निषेध लगने के बाद भी वो बंद नहीं हुई थी, लेकिन जब समय के साथ मेंटलिटी और समाज में सोच बदली तो उसके बाद स्वतः उससे बैन हो गया था सर, और वो नहीं की जाती है सर। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो क्वाड नामक संस्था बहुत चर्चा में रहती है, चूँकि आप डिफेंस में हैं। तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया एक इसका पार्टनर है, और अगर इंडिया इसका पार्टनर है तो क्या हम ये मान के चले कि फिर इंडिया एशियन कंट्रीज़ के जितने अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अपनी भूमिका को कम करके सिर्फ क्वाड को ही आगे बढ़ाएगा? भाई हम मान सकते हैं ना कि सार्क में इंडिया है, आसियान में भी कहीं ना कहीं उसका संपर्क है, बिम्स्टेक में भी वो है। तो क्या हम मान के चले कि अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के लिए बेमानी हो जाएंगे और क्वाड जो है वो आ जाएगा टॉप लेवल पे? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो संगठन है बेईमानी हो जाएंगे। सब संगठनों का अपने अपने स्तर पर अलग अलग महत्व है सर। क्वाड का सुरक्षा के संदर्भ में या फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या फिर व्यापार की स्वतंत्रता के संदर्भ में विशिष्ट महत्व है, और चाइना के संदर्भ में इसका विशिष्ट रूप से महत्व है। लेकिन सार्क का सर अपना विशिष्ट महत्व है, और बिम्स्टेक भी अपने लेवल पर सर अलग संगठन है सर। तो एक नया संगठन आ जाने से इस संगठन का महत्व पूर्णतः कम हो जाएगा सर, ऐसा नहीं है सर। इनका संगठन का भी महत्व सर, आसियान का सबका महत्व है सर भारत के लिए सर। अच्छा, आप दार्जिलिंग में पोस्टेड हैं। दार्जिलिंग के ऊपर अगर हम सिलीगुड़ी के उधर जाते हैं तो एक नाम बड़ा अच्छा सुनने के लिए मिलता है, चिकन नेक, उस कॉरिडोर को। क्या है ये चिकन नेक? चिकन नेक कॉरिडोर एक्चुअली सर 22 किलोमीटर का एक चौड़ा सा रास्ता है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट भारतीय खंड को शेष भारत से जोड़ता है सर।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप नॉर्थ ईस्ट की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट भारत का पार्ट है, लेकिन अक्सर अभी तो कानून बन गया है इसलिए नहीं तो खास करके हम दिल्ली शहर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सिटीजन्स यहाँ रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, उनको बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है। उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था यहाँ, सॉरी टू से दैट, लोग उनको चिंकी कह के चढ़ाते थे। आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहता है, संघर्ष होता रहता है और वो भारत के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं? सर, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र का भारत से जुड़ने के संदर्भ की बात है। जो उनके प्रति नस्ली भेदभाव या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ज़रूर एक खटास का, संबंधों में खटास का ज़रूर एक कारण है, लेकिन ये एक मात्र कारण नहीं है जिससे कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर, समय के साथ जुड़ाव बढ़ा है और अब नॉर्थ ईस्ट में विकास, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से उसको काफ़ी केंद्रीय महत्व दिया जा रहा है। सर, काफ़ी ऐसे मंच, समिट वहाँ पर होते हैं, तो अब लगाव, समय के साथ जुड़ाव बढ़ता जा रहा है सर। और जो ये सोच है या मानसिकता है सर, समय के साथ इसमें भी कमी आई है सर। सर, डिफेंस को हम लोग जब बजट पूरा एलोकेशन देखते हैं तो डिफेंस कहाँ पे आता है? कैपिटल में आता है, रेवेन्यू में आता है? सर, दोनों ही चीज़ें सर उसके अंदर आती हैं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो तो डिफेंस में आता है। ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर सिस्टम है जिसमें हम 26-27 लाख, अभी जैसे 32 लाख करोड़ के बजट की बात करें तो 26-27 लाख करोड़ हमारा रेवेन्यू है, 5-5.5 लाख करोड़ हमारा कैपिटल है। इसमें डिफेंस कहाँ फिगर करता है? सर, मैं समझ नहीं पा रहा सर एग्जैक्टली क्या। टोटल बजट हमारा है करीबन 32 लाख करोड़ का, उसमें से मेजॉरिटी हिस्सा जाता है रेवेन्यू को, एक छोटा पार्ट जाता है कैपिटल को। डिफेंस का जो एलोकेशन है वो किस में आता है, कैपिटल में या रेवेन्यू में? बजट के, सर का कहने का तात्पर्य है कि बजट जो होती है तो रक्षा बजट के किस पार्ट का भाग है, मतलब भाग है किस पोर्शन का, एक्सपेंडिचर का, राजस्व का या व्यय का, किसका भाग है रक्षा? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर, इस संदर्भ में मुझे एग्जैक्टली मैंने कभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो डिफेंस बजट का मोस्टली हिस्सा है सर, वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है सर, मोस्ट ऑफ द सर। एक जो सिस्टम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए है लेकिन वो डिफेंस के लिए नहीं है, जो नॉन सिविलियन एम्प्लॉय हैं डिफेंस के लिए वो नहीं है, वो कौन सा सिस्टम है? और आप जानकारी आपको तो होगी क्योंकि आपने ज्वाइन किया है अभी। सॉरी सर, ऐसा मुझे कोई सिस्टम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। पेंशन का आपका क्या सिस्टम है? सर, जो सिविलियन स्टाफ है सर, उसका तो सर पेंशन जैसे नॉर्मल अदर स्टाफ का होता है सर, वैसे ही है सर। जैसे कि अगर इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस की बात है, और ज़रूर सर जो नॉन सिविलियन स्टाफ है सर, उनके लिए सर पेंशन का सिस्टम सर अलग है सर। ओके, डिफाइंड सिस्टम एंड कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के बारे में आपने सुना है पेंशन का? डिफाइंड पेंशन सिस्टम एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम? सर, ये दोनों शब्दों को सर मैंने सुना है सर। नहीं सुना है आपने? नहीं सर, सुना है सर दोनों शब्दों को। एक्सप्लेन प्लीज़ करिए प्लीज़। सर, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हितधारक है वो और सरकार या फिर जो नियोक्ता है, दोनों उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सर। और डिफाइंड सिस्टम का सर एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन सर एक फिक्स रेट डिफाइंड है जिसके लिए नियोक्ता उसकी भुगतान करता है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में अभी कौन सा पेंशन सिस्टम चल रहा है? सर, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम सर। डिफाइंड नहीं चल रहा? सर, मुझे कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का सर संज्ञान है सर, डिफाइंड का सर एग्जैक्टली पता नहीं है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू।